आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। विमल स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। शाम के 4 बजे की ट्रेन थी, पर शायद आज कुछ लेट थे और 10 मिनट लेट होने के बाद ट्रेन अब आ चुकी थी। यात्रियों की भीड़ तुरंत ही ट्रेन की तरफ लपक पड़ी। ये इतने सारे लोग रोज के रोज कहाँ जाते हैं? विमल बुदबुदाया और अपनी बोगी की ओर चल पड़ा। उसकी बोगी थी S1, सीट नंबर 30। विमल ने अपनी सीट खोजी और उस पर अपना सामान रख दिया। ऊपर वाली, वो हमेशा से ही ऊपर वाली सीट ही खोजता था। बोगी में उस टाइम की भीड़ थी। लोग अपने सीट खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। काफ़ी शोरगुल था, पर धीरे धीरे ये शोरगुल शांत हो गया। ट्रेन भी अब चल दी थी। विमल ने अपने सहयात्रियों पर नज़र डाली। यात्रियों में 2 खूबसूरत लड़कियां थी और एक अधेड़ उम्र के अंकल थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी और एक जवान जोड़ा भी था जिनके साथ उनका 4 साल का बच्चा था। बगल वाली सीट पर एक और अंकल भी थे। ट्रेन अपनी पूरी गति में थी। अचानक ही कोने वाले उन अंकल की नज़र बोगी में चिपके एक इश्तिहार पर गई, जिस पर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि के छुटकारे की बात कही गई थी। कोने वाले अंकल, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह था, उन्होंने बात करने की गरज से दूसरे अंकल, जिनका नाम रोशन था, उनसे कहा, ये बाबाओं लोगों ने तो देश का सर्वनाश कर दिया है। भोली भाली जनता का हमेशा शोषण करती रहती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन बाबाओं ने तो पूरी जनता को बेवकूफ़ बना दिया है। झाड़ फूक के नाम पर, टोना टोटका के नाम पर इन्होंने भोले भाले लोगों को पैसा लूटना शुरू कर दिया है। सिर्फ अनपढ़ और गवार नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी पिछले दिनों की खबर आई थी कि कैसे एक सरकारी अधिकारी ने गड़े धन के लालच में एक तांत्रिक के कहने पर किसी मासूम बच्ची का कत्ल करवा दिया। ऐसी और भी खबरें आती रहती हैं। रोशन जी ने तैश में आकर कहा, जी आपने बिल्कुल सही कहा अंकल। एक लड़की ने उनका समर्थन किया। आजकल ऐसे बाबाओं की भरमार हो गई है। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक लड़का जो दूसरी बोगी में था, बातचीत में शामिल होने के लिए इस बोगी में आ गया था। आजकल तो ऐसी बाबाओं का चलन सा हो गया है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग किस भूत प्रेत या चुड़ैल की बात करते हैं, जबकि भूत प्रेत ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि भूत प्रेत और चुड़ैल ये सब बिल्कुल झूठ है। बाबा या तांत्रिक गलत हो सकते हैं, पर भूत प्रेत ये सच में होते हैं। आप इनसे इनकार नहीं कर सकते हैं। विमल ने उस लड़के को टोका, बेटा तुम तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, फिर भी भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा क्यों? सामने बैठे अंकल ने विमल से आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा, अंकल मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। बाबाओं और तांत्रिकों का विरोध किया करता था। भूत प्रेतों, ऊपरी साया, जिन, ये सबको बकवास माना करता था। पर कहते हैं ना कि जिसके साथ होती है वही समझ पाता है। जब मुझ खुद पर एक प्रेत का साया पड़ा, तब मुझे उन सब बातों पर विश्वास हो गया। और जिन तांत्रिकों की आप बुराई कर रहे हैं ना, उन्हीं तांत्रिकों में से एक की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको भी भूत प्रेत, जिन, ये सब पर विश्वास होने लग जाएगा। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सामने बैठे लड़के ने कहा, जिसके बाद विमल ने बताना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब मैं इंटर के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया था। इसके लिए मैंने एक नामी गिरामी कॉलेज में एंट्री का फैसला लिया।
मुझे कॉलेज जाने की जितनी खुशी थी उतना ही दुख घर से दूर होने का भी था। एडमिशन के बाद मैंने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने का फैसला किया। मुझे रूम अलॉट हुआ, रूम नंबर 102। मुझे 2 रूम पार्टनर भी मिले, सोमेश और ब्रिजेश। दोनों ही मेरे ही ब्रांच से थे। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मेरी पढ़ाई अब शुरू हो चुकी थी। कॉलेज और हॉस्टल में मेरे कई दोस्त बन चुके थे। उन्हीं में से मेरा एक दोस्त था दीपक। दीपक कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, ना ही ज़्यादा मजाक करता था, और लोग यहाँ मजाक मस्ती के मूड में रहा करते थे। वो पता नहीं कहाँ किन ख्यालों में खोया रहता था। पता नहीं मेरे से ज़्यादा नहीं बोलने वाले लड़के से दोस्ती कैसे हो गई। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इस वजह से मैं उसके टच में ही रहा करता था। धीरे धीरे मुझे उसके बारे में एक बात पता चली। दीपक की रुचि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, भूतिया जगहों, इन सब में ज़्यादा थी, और वो मुझे हमेशा किसी न किसी भूतिया जगह के बारे में बताता रहता था, और हमेशा ही भूत प्रेत जिन्न के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता था। एक दिन मैं और कुछ लड़के हॉस्टल की छत पर बैठे हुए थे। हमारे साथ दीपक भी था। हमारे बीच ऐसे ही बातचीत हो रही थी। अचानक ही हमें छत पर किसी और के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? मैं चिल्लाया। उधर से किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। हमने सोचा हमारे बैच का ही कोई लड़का सीढ़ियों पर छुपा हुआ है और हमें परेशान कर रहा है। लगता है कि सोमेश होगा, मेरे एक दोस्त ने कहा। मैं देख कर आता हूँ, मैंने कहा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, रुक मैं भी साथ चलता हूँ। हम दोनों सीढ़ियों पर जाकर देखें, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अभी तो किसी के सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आ रहे थे। हम सब ने सोचा कि शायद ये हमारे मन का वहम होगा या कोई लड़का आकर चला गया होगा। उसके कुछ देर बाद हमें एक साया छत पर टहलता हुआ दिखाई दिया। हम सभी लोग चौंक गए, क्योंकि अभी तक तो वहाँ कोई नहीं था। फिर ये कौन आ गया? वो साया टहलते टहलते छत के किनारे चला गया। अरे कौन है भाई? छत से कूदने का इरादा है क्या? धीरज चिल्लाया। धीरज की बात पर हम सभी हंसने लगे। अचानक ही वो साया सच में छत से कूद गया। हम सभी लोग किनारे की ओर दौड़े और नीचे झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाकर देखी, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सभी लोग दौड़कर नीचे गए और पूरे हॉस्टल में हल्ला कर दिया कि कोई नीचे कूद गया है। सभी लोग हमारे साथ हो लिए और जिस जगह पर वो साया गिरा था वहाँ पर पहुँचते ही हमें गहरा सदमा लगा। उस जगह पर कोई नहीं था। हम सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कहाँ कोई गिरा है? क्यों झूठी अफवाह फैला रहे हो? वार्डन ने हम चारों को डांटा, पर हम चारों हैरान थे। एक लोग को गलतफहमी हो सकती है, पर चारों को एक ही गलतफहमी कैसे हो सकती है? हम चारों ने वार्डन से माफ़ी मांग ली और फिर हम चारों अपने रूम में आ गए। वो सब क्या था किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर हम सब ने अपनी आँखों से देखा था कि कोई तो छत से कूदा ज़रूर था। खैर, मैं सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ आनी थी। जैसे ही आंखें बंद करता वैसे ही एक भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैंने अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाना सुनने लगा ताकि मुझे नींद आ जाए। फिर धीरे धीरे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब हम लोग मेस पर खाना खा रहे थे, तब दीपक ने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है और अकेले में।
मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात है कि वो मुझे अकेले में बताना चाहता है। हम दोनों ऐसी जगह पर गए जहाँ कोई नहीं आता था। दीपक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे एक बात बतानी है। कल रात तुमने मुझसे पूछा था ना कि कल रात में मैं सीनियर के रूम में क्यों गया था। हाँ यार, तूने तो बता दिया ना कि उनसे कोई किताब लेने गया था। बात यह नहीं है, कल रात की घटना के बाद मुझे एक सीनियर ने अपने रूम पर बुलाया था और ये कहा कि हो सके तो छत पर कम जाया करो और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस पर मैंने दीपक से पूछा, पर ऐसा क्यों? तो दीपक ने कहा, दरअसल यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है जो लोगों को परेशान करती है, इसलिए जितना हो सके छत पर ना ही जाया करो। उन्होंने ये भी बताया कि इस हॉस्टल के साथ कई घटनाएं घट चुकी है, पर इस हॉस्टल का नाम बदनाम ना हो इसलिए इस बात को छिपाया जाता है। जो घटना कल रात में घटी थी वैसी ही घटनाएं कई बार घट चुकी है और इसके पीछे भी एक कारण होगा। ये सारी बातें दीपक ने मुझसे कही। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उस दिन के बाद से मैं कभी भी हॉस्टल की छत पर नहीं गया। मगर फिर मुझे नींद आने में बहुत परेशानी होने लगी। अजीब अजीब सपने आते थे। मैंने ये बात दीपक से कही तो फिर उसने मुझे एक तांत्रिक के पास से एक ताबीज ला कर दी और उसे पहने रहने को कहा। मैंने जैसे ही वो ताबीज पहनी तो फिर उस दिन के बाद से मुझे कोई भी बुरे सपने नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। घर से जब मैं निकला था तो आसमान में रोशनी थी। दरअसल महेश भाई ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह रखी थी। घसीटापुर के नाम के एक बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता, उसी को अभी मैं पार कर रहा था। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मोटर गाड़ी से जाने का मैंने फ़ैसला तो ले लिया था, पर रास्ता इतना ख़राब होगा ये पता नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पर चढ़ी हुई लताएं और रास्ते पर थोड़ा अंधेरा भी अब हो चला था, इसलिए गाड़ी और भी संभाल कर चलानी पड़ रही थी। रास्ते में इक्का दुक्का लोग मिल रहे थे। थोड़ी ही देर में दिन डूब गया। 6:30 बज गए थे। महीना यहीं जुलाई के आसपास का रहा होगा कि अचानक ही एक बदली आसमान पर छा गई और पूरा पानी का मौसम बन गया। मैंने बचने के लिए आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की और रोड से कुछ ही अंदर एक खेत में फार्म हाउस सा कुछ नज़र आया। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पोर्च पर ही रुका जा सकता है और वहीं पहुँच गया। बारिश कुछ तेज थी। अचानक अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची लगभग 5-6 साल की, बिल्कुल ही गुड़िया की तरह, सुनहरे बाल और गोरी नीली आंखें, मुस्कुराई और फिर अंदर से आवाज़ आई, जीजी आपने दरवाज़ा क्यों खोला? उस लड़की ने कहा, मम्मा कोई है। और अचानक ही उस दरवाजे से एक सुंदर सी औरत बाहर आई। उसने मेरी ओर अजीब नज़रों से देखा और फिर बोली, जी आप। हमने आसपास की ओर इशारा किया, बारिश की ओर। वो समझ गई। फिर उसने मंद मुस्कुराया। हमने अपना परिचय दिया और बतलाया कि कहाँ जा रहे हैं। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मौसम ख़राब है और बारिश तेज होगी लगता है, बेहतर होगा रुकना और इंतज़ार करना, आप अंदर आ जाएं। मैं मकान के अंदर पहुंच गया। जाने कैसा सम्मोहन था उसकी आवाज़ में, और फिर सोफे पर बैठ गया। ड्राइंग रूम काफ़ी सुंदर सजा था।
पुराने रईसों के जैसा माहौल में होने का एहसास हो रहा था। हिरन, शेर, सबका सिर दीवार पर टंगा हुआ था। वो नन्ही सी बच्ची कमरे में चली गई थी। चाय आ चुकी थी। मैंने चाय पीते हुए आखिर पूछ ही लिया कि आप इस तन्हाई में बच्ची के साथ और लोग कहाँ हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही पानी भी कम हो गया, लिहाजा हम वापस से चल पड़े। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मगर क्या? मुझे तो महसूस हो रहा था, मगर मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। दिमाग की छठी इंद्रियां इशारा कर रहे थे। अचानक मुझे मोटरसाइकिल पर अपने पीछे लगा कि जैसे कोई बैठा है। मैंने पीछे देखा, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अचानक से मोटरसाइकिल रुक गई। हमने नीचे उतरकर पहले टैंक में पेट्रोल देखा, फिर से किक मारी, मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना हम जानते थे, कार्बोरेटर खोला, साफ कर वापस लगाया, पेट्रोल की नली निकालकर उसे वापस लगाया, फिर से किक मारी, मगर किस्मत खराब, मोटरसाइकिल वैसी की वैसी ही पड़ी रही। हमें रोड पर रोशनी नजर आई, शायद कोई गाड़ी हो जो हमें लिफ्ट दे दे और हम मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर वापस अपने घर पहुंच जाएं। कुछ देर बाद एक कार आती हुई दिखाई दी और हमने हाथ हिलाकर लिफ्ट का इशारा किया। कार पास आकर रुकी और उसमें से वही सुंदर औरत और वही बच्ची बैठी हुई नजर आई। उस औरत ने कहा, क्या बात है, बाइक खराब हो गई है क्या? चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, यहीं पास ही में खड़ी कर दीजिए, कोई नहीं ले जाएगा। मैं कर भी क्या सकता था, मजबूर जो था। खैर, हम कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। कार फिर से स्टार्ट हुई और वो औरत, जिसका हमें नाम नहीं पता था, उन्होंने बताया कि उन्हें शहर में कहीं अर्जेंट जाना है, जिस वजह से वो लोग अभी जा रहे हैं। मौसम और भी खराब हो गया था। रात के अंधेरे में पेड़ों पर लटकते हुए तने बहुत ही अजीब से लग रहे थे। चमगादड़ों के झुंड रोड को पार कर रहे थे। सियारों की आवाज़ें भी आ रही थी, क्योंकि वो इलाका जंगल का था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक ही माहौल इतना डरावना क्यों हो गया। तभी अचानक से मुझे कुछ चुभा, शायद मच्छर होगा। पर इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते हैं कि मेरी आंखें बंद हो गई और फिर धीरे धीरे मैं कब बेहोश हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। कब तक बेसुध रहा कुछ पता नहीं, मगर दिन था या रात ये भी मालूम नहीं हो पा रहा था। और एकाएक एहसास हुआ कि आसपास कुछ तो है। क्या हो सकता है, यह अनुमान लगाया। एकाएक जैसे करंट सा लगा। ये वही औरत थी, मगर वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। वो भी बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। बच्ची का कुछ पता नहीं और कहाँ थे, किस हालत में थे। हमने कोशिश की कि कैसे भी यहाँ से निकलें, मगर वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा घना था। और फिर वो औरत भी अचानक बेहोशी की हालत से जागी। कराहते हुए उसने कहा, आप यहाँ? वो आफत की परकाल गुड़िया, वो भी आपको यहीं पर ले आई? अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने कहा, वो आपकी बेटी नहीं है? तो इस पर उसने कराहते हुए कहा, मैं घोर मुसीबत में घिर गई हूँ। वो मेरी बच्ची नहीं है, वो एक खौफनाक शैतानी शख्सियत, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। एक दिन मैं भूले से कब्रिस्तान के बाजू से गुजर रही थी कि अचानक मेरे परफ्यूम से ये कब्रिस्तान से निकली और बच्ची के रूप में मेरे साथ चिपक कर मुझे ये अनजान जगह ले आई। अभी तक 4 लोगों को इसी तरह से फंसा कर मार चुकी है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने तुरंत ही टटोला
हमारे साथ हमारी पोटली हमारे जेब में थी। मैंने तुरंत ही बैठकर ध्यान लगाया और गुरुजी से प्रार्थना की, हमें इस संकट से बाहर निकालें, और उनकी प्रेरणा से हम गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। अभी 1008 पूरे हुए ही उठे कि हमारी आंखों के सामने का अंधेरा छट सा गया और हमें उस खंडरनुमा घर का दरवाज़ा नजर आया। हमने तुरंत ही उस औरत को लिया और उस दरवाजे पर पहुंचकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हाथ लगाया तो वो एकदम से खुल गया और हम खंडरों में खड़े थे। अचानक से मौसम बदलने लगा, मानो तूफान आएगा। हम उस औरत को लेकर खंडरों में एक टूटे हुए मंदिर में घुसकर बैठ गए। मैंने तुरंत गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे आसपास जैसे एक सुरक्षा चक्र सा बन गया था। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था, और अब हम दोनों जैसे सुरक्षित हों ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने मन ही मन में भगवान का धन्यवाद किया। लगभग 2 घंटे बाद मौसम साफ होने लगा और कुछ लोगों के होने की आवाज़ और आहट मिली। तब हम उस औरत के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले। कुछ आदिवासी जैसे लोग थे। हमने जगह का पता पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो पता चला कि हम झारखंड में किसी गांव में हैं। इतनी दूर हम कैसे पहुंच गए हमें कुछ भी पता नहीं, और तारीख 1 सप्ताह बाद की थी। हमने पता किया कि आसपास रोड कितनी दूर है और बस मिलेगी या नहीं। पता लगा कि दिन में एक बस शाम को आती है और सुबह पहले ही निकल जाती है। लिहाजा आज का दिन और रात हमें इसी गांव में गुजारना होगा। हमने अपनी मुसीबत के बारे में उन लोगों को बताया तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि गांव चलते हैं, चिंता की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके साथ हम लोग गांव पहुंच गए और उनके घर रुके। उन्होंने एक लड़के को जानकार ओझा को बुलाने भेज दिया और फिर ओझा आ गया। उन्होंने नीम की डाल दरवाजे पर लगाई और हमारे हाथ में भी पकड़ाई। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, रात को वो शैतानी गुड़िया ज़रूर आएगी और दरवाज़ा तो खटखटाएगी ही, मगर कुछ भी हो जाए आप लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना है। हमने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर उस ओझा ने जाते हुए एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर ध्यान से कहा, दरवाज़ा मत खोलना, ये बात याद रहे। जिसके बाद वो ओझा वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। मुझे और उस औरत को डर लग रहा था, मगर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। यही एकमात्र चारा था हमारे पास। हम लोग उस कमरे में दुबक कर बैठे हुए थे। थकावट के चलते नींद तो आ रही थी, मगर सोने में डर लग रहा था, इसलिए हम लोग किसी तरह से जागे हुए थे। मगर कहते हैं ना, नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। हम लोग बैठे बैठे ही कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अचानक हमारी नींद खुली तो दरवाजे पर बहुत ही ज़ोर से दस्तक हो रही थी। बाहर से वही बच्ची, उसी की आवाज़ आ रही थी और वो बार बार उस औरत को अपनी माँ बता रहे थे और दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्ची यहाँ तक कैसे आ गई। वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। इसका मतलब ये कोई इंसान तो है नहीं, बल्कि ये कुछ और ही है। और जैसा कि ओझा ने बताया था कि दरवाज़ा मत खोलना, तो हमने ठीक वैसा ही किया। दरवाज़ा बिल्कुल ही नहीं खोला और नीम की डाल को हाथ में पकड़कर हम लोग रात भर उसी तरह बैठे रहे। वो दस्तक कुछ देर होती रही, फिर अचानक से बंद हो गई, मगर फिर भी हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला तब तक जब तक कि सूरज की किरण नज़र नहीं आई। सुबह होते ही हमने दरवाज़ा खोला, गांव वालों को पूरी बात बताई, जिसके बाद हम लोग बस पकड़कर
वापस अपने शहर आ गए। उस दिन मेरी और उस औरत की जान तो बच गई, मगर कई दिनों तक वो बच्ची यानी कि वो गुड़िया बिल्कुल मेरे सपनों में आती रही और मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। खैर, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया।